हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष कुमार सत्यम प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रोलाइट के प्रमुख परिभाषा पर पढ़े थे। एनोड क्या है, कैथोड क्या है। अभी उसी टॉपिक में जो है हम लोग देखेंगे कि अवयव या आयंस, एनायंस और कैटायंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, अवयव। अवयव यानी आयंस। आयंस क्या होते हैं, जब विद्युत करंट को इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित करते हैं तो उसमें कुछ चर्चित जो है अवयव जो है बाहर निकलते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट में जब हम एक पात्र लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इसमें घोल को डालते हैं, चाहे NaCl या H2SO4 का घोल को डालते हैं, यानी H2SO4 यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नमक युक्त पानी। इसको हम नमक युक्त पानी भी बोल सकते हैं। जब इसमें हम डालते हैं इस पात्र में, ये हमारा बर्तन हो गया, ठीक। अब इस बर्तन में हम जब H2SO4 का घोल को डालते हैं, क्या करते हैं, इसके में घोल को डाल देते हैं। जब इसमें घोल को हम डालते हैं तब क्या होता है कि जब हम इसमें इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड के रूप में जब हम दो रड को डालते हैं, एनोड और कैथोड के रूप में क्या डालते हैं, एक एनोड होता है, एक ये एनोड हो गया और दूसरा क्या देते हैं, कैथोड। ये हो गया कैथोड हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, एनोड। और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव होता है, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप यहाँ पे आयंस हमको परिभाषित किसको करना है, आयंस। आयंस क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, जब हम एक पात्र में H2SO4 के घोल को लेते हैं, घोल को लेने के बाद जब हम एनोड और कैथोड को डालते हैं और उस एनोड और कैथोड में हम करंट फ्लो करते हैं, यानी डीसी सप्लाई जब हम इसमें डालते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ये H2SO4 ये रासायनिक अभिक्रिया करने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ से कुछ आयंस निकलते हैं। उस अवयव यानी अवयव या आयंस ये निकलते हैं। जब ये निकलते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से जो निकलेंगे एनोड से और कैथोड की ओर जाए, तो जो यहाँ से निकल रहा है, ये जो निकल रहा है, उसी चीज को क्या कहते हैं, हम लोग आयंस कहते हैं। तो आयंस क्या होते हैं, जब विद्युत करंट को इलेक्ट्रोड में से प्रवाहित किया जाता है तो इसमें कुछ चर्चित तत्व बाहर निकलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम लोग आयंस कहते हैं। तो आयंस समझ में आ गया। अब हम दूसरा देखते हैं, क्या है, एनायंस। आयंस का ये भाग है क्या, एनायंस। एनायंस क्या होता है कि एनायंस क्या होता है, जब हम विद्युत करंट को इलेक्ट्रोड में से प्रवाहित करते हैं, करने पर जो आयंस तथा एनोड की ओर जाता है, जो आयंस एनोड की ओर जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हम एनायंस कहते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रोड में से, ये हमारा क्या है, ये दोनों हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड। यानी जिसमें से हम घोल में करंट को प्रवाहित करते हैं, उसको क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड में से जब हम करंट प्रवाहित करते हैं और किसमें, H2SO4 यानी घोल में, तब उसमें से जो है यहां से जब हमारा कैथोड एनोड की ओर जो हमारा बुलबुला आता है उसको क्या कहते हैं, एनायंस। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ये एनोड से इधर से यहाँ से आयंस निकलते हैं और कहाँ पे जाके जमा होते हैं, एनोड की ओर। जो आयंस एनोड की ओर आता है उसको क्या कहते हैं हम, एनायंस। और ये एनायंस जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कौन सा, ये एनायंस, यानी कि ये कैथोड से निकलते हुए कहाँ पे आता है, एनोड, हाँ कैथोड से निकलते हुए कहाँ पे आता है, एनोड की ओर आता है। उस आयंस को क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। और एनायंस हमेशा कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायंस कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनायंस कौन सा चार्ज होता है, तो एनायंस कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए दूसरा समझ गए, अवयव समझ गए, एनायंस समझ गए। अब क्या है, केटायंस। अब केटायंस क्या होता है कि जब हम विद्युत करंट को इलेक्ट्रोड में से प्रवाहित करते हैं पर जो आयंस कैथोड की ओर आता है, यानी कि अभी हमारा कैथोड से एनोड की ओर आ रहा था, उसको एनायंस कहे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अवयव कैथोड की ओर आता है, यानी एनोड से निकल के बुलबुला, जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि बुलबुला निकलता है, वो आयंस निकलते हैं, लेकिन वो हमको बुलबुले के रूप में दिखाई देता है जब इसको हम यहां से निकलकर कहां पे जमा होता है, जाके कैथोड के पास। जब ये कैथोड के पास जाके जमा होता है तो इस आयंस को क्या कहते हैं हम लोग, केटायंस कहते हैं। यानी जो एनोड की ओर आ रहा था उसको एनायंस, और जो कैथोड की ओर जा रहा है उसको एनायंस का, केटायंस कहते हैं। तो एनायंस समझ में आ गया, केटायंस समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं फैराडे के इलेक्ट्रोलाइट का नियम। फैराडे के इलेक्ट्रोलाइट का नियम को देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम फैराडे ने दो नियम का प्रतिपादन किया था। फैराडे, माइकल फैराडे जो है वो जो वैज्ञानिक थे, वो कितना नियम का प्रतिपादन किया था, दो नियम का प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले हम लोग फैराडे के पहला नियम, यानी कि फैराडे के इलेक्ट्रोलाइट का पहला नियम। देखिए फैराडे के इलेक्ट्रोलाइट का पहला नियम के अनुसार क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत करंट को प्रवाहित करते हैं तो वह अपने तत्व या आयन में विभाजित हो जाते हैं। इन विभाजित अवयवों की संख्या, इन विभाजित अवयवों की संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित हो रही विद्युत करंट की कुल मात्रा के समानुपाती होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में से जो है किसके समानुपाती होता है, जब हम, यानी कि M समानुपाती होता है किसका, M समानुपाती होता है I/T का। इलेक्ट्रोलाइट फैराडे के पहला नियम क्या बताता है, जब इस नियम के अनुसार जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट प्रवाहित किया जाता है तो वो अपने तत्व या अवयवों में विभाजित हो जाता है। विभाजित अवयवों की संख्या इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत करंट की कुल मात्रा के समानुपाती होता है। यानी कि जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट में करंट को प्रवाहित करते हैं तो
किसके समानुपाती होती है? सबसे पहले इसको देखते हैं। m क्या है? कुल अवयवों की संख्या। m बराबर कुल अवयवों की संख्या। बराबर क्या हो गया? m को क्या माने? कुल अवयवों की संख्या। ठीक, उसके बाद क्या हमारे पास I क्या है? इलेक्ट्रोलाइट में करंट। I क्या है? प्रवाहित होने वाली करंट। प्रवाहित होने वाली करंट को क्या मानते हैं हम लोग? I। अब उसके बाद क्या है? करंट प्रवाहित होने का समय। बराबर क्या है? T। अब प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा। प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा को क्या मानते हैं हम लोग? Q मानते हैं। और जो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी। यानी I करंट हो गया, T क्या हो गया? हमारा समय हो गया। जितना करंट को हम जितने समय के लिए प्रवाहित करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? विद्युत की कुल मात्रा। अब फ्राइडे का पहला नियम से क्या देखे हैं कि m समानुपाती I इंटू टी होता है। यानी यह कुल अवयवों की संख्या। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अवयव क्या है। जैसे यहाँ पे जितना ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा आ रहा है वो क्या है? अवयव कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? आयंस कहते हैं। तो ये हम m मानते हैं, यानी कि m अवयव को जब हम प्रवाहित होने वाली करंट क्या है? धारा। यानी 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर करंट लेते हैं। 1 एम्पियर करंट को और समय कितने समय के लिए हो सकता? मान के चलिए 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड के लिए जब हम प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित की गई कुल मात्रा क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि 1 एम्पियर धारा को 60 सेकंड के लिए प्रवाहित कर रहे हैं तो कुल मात्रा को Q माने हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 इंटू 60, यानी कि 60 जो है कुल अवयव, यानी कि कुल हमारा जो विद्युत की कुल मात्रा कितना हो जाएगा? 60 अवयव। अब इसको हम लोग m समानुपाती Q भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा I इंटू टी बराबर क्या है? Q। तो इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं m समानुपाती Q। ये भी हमारा सूत्र हो गया। अब देखिए m समानुपाती Q। अब हम इसको हटा के, समानुपाती को हटा के नियतांक देंगे। नियतांक हमारा क्या मान लेते हैं? इसको हम Z मान लेते हैं। Z मान लेते हैं। Z एक स्थिरांक है। Z एक स्थिरांक। ठीक, अब इसके जगह पे हमको रखना पड़ेगा m। तो हमारा क्या है? m बराबर Z Q लिख सकते हैं, या m बराबर Z Q के बदले हम IT भी लिख सकते हैं। इसको I और T कर दिए, ये भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे क्या देखे? प्रवाहित की गई कुल मात्रा को Q माने। Q बराबर I इंटू टी। I क्या है? समय है। T क्या है हमारा? I क्या है? करंट है। और T क्या है हमारा? समय है। तो
हाँ, यहाँ पे क्या देखे कि m समानुपाती I/T होता है, फ्राइडे के पहला नियम। और यहाँ से हम लोग समझ गए, यहाँ पे जितना ये जो अवयव है उसको m मान लिए, करंट हम 1 एम्पियर मान लिए, समय हम 60 सेकंड ले लिए। तो अब यहाँ पे हम z को एक स्थिरांक मान लिए, क्योंकि समानुपाती हटाएंगे तो एक स्थिरांक डालना होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर ZQ या m बराबर ZIT। तो फ्राइडे के पहला नियम को हम लोग समझ लिए। आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।